बुआ मुँह से तो ना कहती, लेकिन उनकी मंशा यही थी कि लड़कों की शादी में मोटा दहेज वसूले। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी भला होती है। रिश्ते में मेरी बुआ की बेटी है जानकी। वह खूब बातूनी है और खूब कंजूस भी है। बस बातों ही बातों में मेहमानदारी कर डालती है और किसी को यह महसूस भी नहीं होने देती कि बुआ और उसने किसी को अपने घर पानी तक के लिए नहीं पूछा। कंजूस तो हमारे तीनों कजन भाई भी हैं। उनकी जानकी मुझे बहन की तरह मानती है। भूले भटके ही मैं उनके घर जाती हूँ तो सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि मेरी खातिरदारी वे कैसे करे। बातों ही बातों में खाने पीने की चीज़ों का अंबार लगा देते हैं, लेकिन सामने एक डिश भी नहीं आती। जब मैं उनके घर से वापस आती हूँ तो मेरे पेट में भूखे चूहों की इतनी उछल कूद हो रही होती है कि मैं समझ ही नहीं पाती घर कैसे जल्दी पहुँचूँ और इन्हें थोड़ा चारा डालकर रास्ते में कैसे शांत करूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं खाकर ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही यह मालूम होता है कि वहाँ से खाली पेट आना पड़ेगा। लेकिन जानकी की बातों के जवाब देते देते मेरे पेट को भूख महसूस होने लगती है। जब मैं उठने लगती हूँ तो जानकी मेरा हाथ पकड़कर तपाक से कह उठती है, नहीं नहीं, इतनी जल्दी चली जाएगी, वह भी सुच्चे मुँह। अभी तो बातों से ही मेरा मन नहीं भरा। ठहर, मैं कुछ खाने को मंगवाती हूँ तेरे लिए। फिर वह अपने तीनों भाइयों को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाएगी और डांटने लगेगी, क्यों रे बेवकूफ़ो, तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है। शादी लायक हो गए हैं, लेकिन अकल अभी भी नहीं आई। देख रहे हो, तुम्हारी कजिन 3 घंटे से आई बैठी है और तुम लोग हो कि बस उनके लिए चाय नाश्ता भी नहीं मंगवाया। और वो तीनों शातिर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो, क्या जानकी सचमुच लाने को कह रही है। तभी जानकी फुंकार उठती है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कुछ नहीं तो कॉफ़ी ही बना लाओ। उन तीनों के पीठ मुड़ते ही जानकी बोल उठती है, ठहरो ठहरो, इतनी गर्मी में वह कॉफ़ी भी क्या पिएगी भला, पहले ही उसका सिर दुखता है, कुछ ठंडा वंडा ले आओ। क्यों रमा, तू बताना क्या पिएगी, क्या मंगाऊँ तेरे लिए। वैसे रमा, गला तो ठीक है ना तेरा। अच्छा रहने दे, दही पकौड़ी मंगवा देती हूँ। हाय हाय, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, याद ही नहीं रहा। चंदू स्वीट्स की तो आज छुट्टी है, कल उसके बड़े भाई गुजर गए थे ना। रास्ते में आते हुए मैंने देखा था कि चंदू स्वीट्स के शौकेस खाने से चमक रहे थे, पर नतीजा यह होता है कि मुझे जानकी से हंसते हंसते कहना पड़ता है, छोड़ो इस खाने पिलाने की झंझट को, क्यों तकलीफ़ करती हो, मैं तो अपने घर से खाकर आई थी। अभी तक पेट भरा हुआ है मेरा, और इस तरह हर बार मुझे बिना पानी पिए वापस आना पड़ता है। घर के बाहर तक जानकी छोड़ने आती तो चिंता के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया होता। वह अगली बार के लिए अपने सिर की कसम दे देती, देखो जानकी, खबरदार जो मैं कुछ घर से खाकर आऊँ। इच्छा तो होती है जानकी से कहूँ, तेरी अकाल मौत के डर से मैं आज भी भूखी आई थी, लेकिन बोलने की इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उसे यह सब बात समझा सकूँ कि झूठी कस्में मत खाया करो जानकी, क्या पता किस दिन तुम्हारी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो जाए और मेरे सामने ही तुम एनीमिया की शिकार हो जाओ। खाली पेट तो मुझसे अस्पताल भी नहीं जाया पाएगा। हमारी बुआ के 3 बेटे हैं और एक जानकी है। तीनों भाई बहन ब्याहने के लायक है। उनके नाम हैं राम, कृष्ण और महावीर। पूरा परिवार बड़ा धार्मिक व अंधविश्वासी है। चाचा ने तो देखकर शादी की थी, पर फूफा को न जाने कौन सा भक्ति का रंग चढ़ गया था
कि स्वतंत्रता संग्रामी का चोला छोड़कर वे देश से विधर्मियों को निकालने की बात करने लगे और जमकर पूजा पाठ करते। हाँ, दान दक्षिणा कम ही देते थे लोगों को, बातें बहुत बनाते थे। बड़ा लड़का रामनवमी के दिन पैदा हुआ था, सो बुआ जी कहती है यह रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, इसलिए इसका नाम राम मोहन रखा। बिचला लड़का कृष्ण जो जन्माष्टमी के दिन दुनिया में आया था, सो वह भगवान कृष्ण का प्रसाद है। तीसरा महावीर हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, इसलिए वह हनुमान जी की कृपा का फल है। मेरी तीनों कजनों से कभी नहीं बनती थी, लेकिन है तो कजन ही ना। तीनों अलग थलग रहते थे हमेशा। जानकी की समझ में आ गया था कि जब तक उन तीनों की शादियां नहीं होगी उसका नंबर नहीं आ सकेगा। वह सबसे छोटी जो थी, सो जानकी उन तीनों के विवाह के लिए बड़ी चिंतित रहती थी। आते जाते से लड़कियां ढूंढने के लिए तकाजा करती। मेरे पति को भी वह दिन रात यह बात याद दिलाती रहती थी कि भूलना नहीं जीजा जी, लड़कियां ऐसी ढूंढना कि घर के अंदर बैठे तो बाहर तक उनके रंग रूप का उजाला पड़े। मेरे पति कभी कभी हंसते हुए जानकी से कह देते, क्यों जानकी, घर के बिजली खर्च में कटौती करने का इरादा है क्या तुम्हारा, जो तुम्हें ऐसी भाभियाँ चाहिए। जानकी हंसते हुए बोलती, अरे नहीं नहीं जीजा, महिला घर में सुंदर हो तो घर भरा भरा लगता है। दहेज तो अपने मुंह से मांगेंगे नहीं, वह तो बस लड़की सुंदर मांगती हूँ। जानकी कहती, यह तो तुमने अच्छी याद दिलाई जानकी, कल ही मेरे एक मित्र कह रहे थे कोई ऐसा लड़का बताओ जो दहेज के चक्कर में ना पड़े, जिसकी कोई दहेज की मांग ना हो। आपकी तो मुझे याद ही नहीं आई, अब आज ही उससे बात करूँगा। ना बेटा, वहाँ बात मत करना, बीच में बुआ घबराकर बोली, हमारे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें लड़की सिर्फ 3 कपड़ों में चाहिए, बल्कि मैं तो यह कहती हूँ कि मैं दहेज नहीं मांगूंगी। वैसे लड़की के पिता की अगर देने की इच्छा हो तो भले ही कुछ भी दे सकते हैं, वैसे भी पिता देने में कोई कसर थोड़ा ही रखते हैं। लड़की खाली हाथ चली आए तो भला ससुराल में उसकी कोई इज्जत होती है। पति भी बात बात में बहू को डंक मारता है कि कैसी भिखमंगों की लड़की पल्ले पड़ी है। बुआ बड़ी तर्कपूर्ण बात करती है। जानकी भी बूढ़ियों की तरह सिर हिलाती, लेकिन बुआ जी, आप अपने राजकुमारों की पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो, यह बीवी का ढोल क्यों उनके गले में बांधती हो। मेरे पति बुआ को समझाते हुए यह बोलते हैं तो बुआ झट से बोलती है, अरे भैया, तुम समझते क्यों नहीं, लड़कियां क्या रास्ते में बैठी है जो बात की और उठकर चल देंगी। हर चीज़ में समय लगता है, लड़की ढूंढने में भी समय लगता है। कुछ समय तो सगाई भी रहनी चाहिए, दोनों परिवार एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाता है, लड़की के चाल चलन का भी पता लग जाता है। इन तीनों बेटों का निपटारा हो तो जानकी की बात आगे चलाऊं। जानकी भी अब विवाह के लायक हो चली है, सो मैं तो चाहती हूँ इन तीनों का ब्याह जल्दी से हो जाए। और बुआ जी, यह क्यों नहीं कहती कि समधियों से खाने को माल भी मिल जाता है। आप हैं बड़ी समझदार, दूर की सोचती है। खैर, ये तो बताइए हमारे सालों की उम्र क्या है। अरे वो क्या छोटे हैं अभी, इसलिए तो मुझे हर वक्त उनकी चिंता खाए जा रही है। बड़ा जो रामनवमी का पूरा 24 का हो जाएगा। बुआ होठों को दांत के नीचे दबाकर बोली थी, और अभी तक वह तो क्लर्क की नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रहा है। मेरे पति हैरानी से बोले थे, अरे क्या वह जानबूझकर पड़ा है या मेरी सरकार ही रिजल्ट सही से नहीं निकालती। राम मोहन खिलाड़ी भी था,
हॉकी अच्छी खेलता है, सारा दिन मैदान के पास बैठा रहता है। पहले तो लड़के आते थे, पर अब सबकी नौकरियां लग गई तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलकर अपना मन बहलाता है। और बेटा दूसरे नंबर का कृष्ण, जो कि जन्माष्टमी पर पूरे 21 साल का हो जाएगा, वह भी 2-3 बार कॉरेस्पॉन्डेंस परीक्षा में बैठकर फेल हो चुका है। तीसरा 20 का हो जाएगा। मैं जानती थी कि तीनों अव्वल दर्जे के निकम्मे हैं। फर्नीचर के नाम पर जानकी के घर में 4 कुर्सियाँ और 2 मेज़ें थी, हर कुर्सी अलग अलग डिजाइन की। एक कुर्सी का बैत ढीला था, 2 कुर्सियाँ अभी जवान थी। मैंने एक बार बुआ से कहा था, बुआ फेंको इन सब पुरानी कुर्सियों को, बैठो तो डर लगता है, न जाने किस वक्त गुस्से में इनकी टांग लड़खड़ा जाए और बैठने वालों को दंडवत प्रणाम करना पड़ जाए। पर बुआ बड़ी हैरानी से मुझे देखती और फिर कहती, क्यों बेटा, घर में जो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, क्या उन्हें कहीं फेंक देना चाहिए? मैं बड़ी हैरत से बुआ की तरफ देखती और बुआ के इशारे को समझते हुए कहती, बुआ इंसान और सामान में फ़र्क होता है, लेकिन घर का थोड़ा बहुत सामान तो बनवा ही लो। आजकल तो मेज़ कुर्सी पर खाने का फैशन भी है, लेकिन तुम हो कि अभी तक कोनों पर बक्सों पर कुशन रखकर काम चलाती हो। न सही ज़्यादा फर्नीचर बैठने को, एक सोफ़ा, न एक जैसे, हम उसी तरह अच्छे हैं। घर में कुछ भी सामान लाने का मतलब है लोगों का मुंह खुलवाना। हमारा तो सादगीपूर्ण जीवन ही अच्छा है बेटा, नहीं तो किसी का भी मुंह बंद तो नहीं किया जाएगा। सब लोग बस यही कहेंगे कि साला ऊपर की कमाई खाता होगा। इस तरह सीधे साधे रहने से किसी को शक भी नहीं होगा। और वैसे भी तुझे तो पता है, अब तेरे भाई ब्याह के लायक हो चुके हैं। तीनों का जब ब्याह होगा तो उनके वहाँ से खूब सारा दहेज आएगा। मेरा तो घर उसी सामान से भर जाएगा, फिर मैं क्यों फालतू में ही कोई खर्चा करूं? बुआ ने कहा था, उन्हीं दिनों जानकी का किसी लड़के से चक्कर चलने लगा था। उसने मुझे बताया तो सही, पर कुछ ज़्यादा नहीं। लड़का शायद विधर्मी था, पर अच्छा कमा लेता था। जानकी ने बुआ से कई बार कहा कि भाइयों की शादी कर दो, पर बुआ तो थी एक दहेज की लालची, जो दहेज के बिना शादी को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहती थी। वह हमेशा दहेज के लालच में रहती थी। जब तक मोटा दहेज ना मिले, वह किसी भी बेटे की शादी करने को तैयार ना थी, चाहे वो मामूली शकल सूरत के और निखट्टू थे। बुआ को इस सब से कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ दहेज चाहिए था। लड़कियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन दहेज मोटा लेकर आए। एक दिन बुआ का सवेरे सवेरे बड़े खुश स्वर में फ़ोन आया, रमा, मैं कहती थी ना कि मेरे लड़के का अच्छा रिश्ता ज़रूर आएगा। अब पास के शहर के घर से एक रिश्ता आया है, लड़की का फ़ोटो भी आया है। वे 5 लाख रुपए लाएंगे शादी में। जानकी को मैंने फ़ोन किया तो बोली, दीदी आप तो जानती हो ना माँ को, माँ तो वैसे ही कह रही है। लड़की पर असल में बचपन में किसी ने तेजाब डाल दिया था और अब उनके पिता वैसे भी शादी कर देना चाहते हैं। मेरे भाइयों ने तो तीनों ने फ़ोटो देखकर ही लड़की को नापसंद कर दिया था, पर माँ अड़ी है, एक से तो शादी कराएगी, क्योंकि माँ को अच्छी तरह पता है कि लड़की चाहे कैसी भी हो, कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलेंगे। थोड़ा रुककर वह बोली, दीदी इस चक्कर में बेकार ही मैं पिस रही हूँ। माँ से कुछ कहना तो आफत बुलवाना है। जानकी और बुआ के घर में क्या चल रहा था यह मुझे नहीं मालूम था, पर बुआ का जब भी फ़ोन आता था तो कम से कम और नहीं तो यह तो हमेशा बता ही देती थी कि दहेज में
पूरे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। यह बात वह कहना कभी नहीं भूलती थी। एक दिन मैंने बुआ को फ़ोन किया। बुआ इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने बुआ से कहा, अभी तो घर पर खर्चा कर डालो, थोड़ा सा शादी में लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। जब शादी होगी तो मैं सूद के वापस पैसा आएगा तुम्हारा। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर एक दिन आने का संदेश दे दिया। तीनों लड़कों को बुआ ने खूब सजाया था। यही अच्छा था, लड़के अब कॉलेज में पढ़ते थे, सो 4 कपड़े उनके पास अच्छे थे। बुआ के पास न जाने कब का कोई पुराना सेंट रखा हुआ था। उन्होंने वह भी उनके शरीर पर मल दिया ताकि उनके शरीर से कोई बदबू ना आ सके। जब मैंने अपनी बुआ से पूछा कि आप यह सब क्या कर रही हो, तो वह बोली, कम वक्त 8-8 दिन में नहाते नहीं है, पसीने की बू के बारे नाक सड़ने लगती है, सो सेंट की गंध से पसीने की बू नहीं आएगी। कुछ उनके लिए चाय पानी का प्रबंध किया है बुआ जी, मेरे पति बुआ से बोले। तो बुआ बोली, अरे बेटा, वे क्या बेटी के घर का खाएंगे, बेटी के घर का तो खाते भी नहीं है। पर अभी उन्होंने अपनी बेटी दी कहाँ है बुआ जी हमें। मैंने कहा तो बुआ बुरा सा मुंह बनाती हुई मान गई। लड़की वालों के साथ केवल बुआ ही बात करेगी, ऐसी बुआ की आज्ञा थी। फूफा तो यह कहकर वहाँ से चले गए, बेटी तुम पति पत्नी हो, बात संभाल लेना। यदि मैं यहाँ पर रुकूंगा तो तुम्हारी बुआ की पचर पचर कहीं मुझे आपे से बाहर ना कर दे, क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं देगी और मुझे इसका बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाने को तो मैं जा सकती थी, मेरे पति भी खड़े हो गए, लेकिन मैंने उनसे मिन्नत कर कर उन्हें रोक लिया, क्योंकि किसी पुरुष के साथ पुरुष को ही बैठना चाहिए, भले ही उसका मुंह सिला हो। अरे बुआ जी, जानकी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है वो? मैं और मेरे पति बाहर वाले कमरे में बैठे थे, तभी लड़की वाले आए। उनके हाथ खाली थे, वे 2 पुरुष थे। बुआ ने हमें बाहर ही रोक दिया। शायद वह दहेज की बात गुप्त रखना चाहती थी। हमें कुछ ज़ोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, परंतु हमें कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक बुआ की चीख सुनाई दी, हाय दैया, मैं तो मर गई। हम दोनों पति पत्नी अंदर भागे। देखा बुआ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और जानकी को कोस रही थी। सब बातों के बाद लड़के को दिखाने की बात आई तो बुआ झट से उनके सामने फ़ोटो लेकर आ गई। लड़की का पिता बोला, हमें सैंपल नहीं माल चाहिए, हमें लड़के दिखाइए, लड़कों की फ़ोटो नहीं। उन्हें महावीर मोहन पसंद आ गया। बुआ ने झट से उसकी कीमत भी बता दी। मैंने तो सोचा था मैं अपने मुंह से दहेज नहीं मांगूंगी, लेकिन आप ही अड़ गए हैं, तो इसके लिए तो मैं 2 लाख रुपए का दहेज लूँगी। बुआ को यह बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि वह क्या बोल रही है। अपने लड़कों को तो देखती नहीं, दहेज मांगने खड़ी हो जाती है। तभी लड़की के पिता बोले, मेरी तो 3 लड़कियां हैं, गरीब आदमी हूँ, इतना कहाँ दे पाऊँगा। आपने तो एकदम इतने भाव, इसकी बीमारी पर मेरा इतना खर्चा हो गया था। भाई साहब, पढ़ाई का तो मैंने बताया ही नहीं, जानते हैं महंगाई का ज़माना है, 2 लाख रुपए की कीमत ही क्या है। आप कृष्ण मोहन से कर दीजिए रिश्ता। बुआ बोली, उसकी आँख में नुक्स है बहन जी, फिर जरा वह दादा टाइप है, वह मेरी लड़की के मैच का नहीं है, इसलिए मैं उससे रिश्ता पक्का नहीं कर सकता। मुझे तो अपनी लड़की के लिए आपका छोटा बेटा पसंद आया है, समधी बड़ी नम्रता से बोले। तभी मुझे अचानक पता चला कि जानकी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी और उसकी सूचना
अपने मम्मी पापा को नहीं दी, बल्कि उसकी जगह लड़की वालों को दी थी। वे लोग हकीकत करने आए थे। बुआ को पहले से ही शक था, क्योंकि जानकी एक दिन घर से यह कहकर गई हुई थी कि वह कॉलेज ट्रिप में कश्मीर जा रही है। उसे स्कॉलरशिप मिली है, उसी से पैसों का इंतजाम हो गया। उसने बुआ से सच्चाई छिपाई। लड़के वालों ने जानकी की शादी की फ़ोटो और वॉइस मैसेज लड़की के पिता को भेज दिए थे। अब लड़की के पिता अपनी तेजाब डाली हुई लड़की की शादी भी निखट्टू लड़के से करने से मना करने आए थे कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। अब दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि बुआ का गम क्या है, 5 लाख का नुकसान, जानकी की शादी या बेटों का कुंवारा रह जाना। मेरे पति ने बुआ से कहा, बुआ जी, जानकी ने जो भी किया बिल्कुल सही किया है। मेरे घर के दरवाजे तो जानकी के लिए हमेशा खुले रहेंगे, पर आपके घर के दरवाजे पर कोई भी लड़की वाला नहीं खटकेगा, क्योंकि वजह है आपका लालच और झगड़ालूपन। यह बात सबको मालूम है। मैं बता दूं कि रमा को बताए मैंने जानकी की शादी में गया था और उसकी शादी में मैं गवाह भी बना था। मेरे कहने पर ही वहाँ के मजिस्ट्रेट ने बिना कोई अड़चन लगाए हुए शादी करवाई थी, क्योंकि मेरा यह सहपाठी रह चुका था जिसको जानकी ने पसंद किया था। मैंने रमा को यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब आपको यह बात पता चलेगी तो आप हमारे घर में क्लेम करने ना आ जाए। यह कहकर मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। बुआ दहाड़े मार मार कर रो रही थी। आज उसके लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, परंतु अब पछताने से क्या होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक बात हमेशा याद रखें, लालच बुरी बला है, इससे दूर ही रहे। धन्यवाद।